हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी मैराथन 6 क्लासेस। इससे पहले मैं 5 क्लासेस कवर करवा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वो सारी क्लासेस जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि मैंने उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं ऑल ओवर मिक्स सब्जेक्ट के। तो इसके अलावा भी मैंने ये मैराथन क्लासेस के अलावा भी मैंने मिक्सअप क्वेश्चन वाली क्लासेस भी कंप्लीट करवाई है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं और आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर आपकी एग्जाम है तो वो सारी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास अगर समय कम है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा के वो सारी क्लासेस जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि उन क्लासेस से संबंधित आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। पहला प्रश्न है अपना, धारा 370 कब समाप्त कर दी? धारा 370 कब समाप्त कर दी गई है? तो ये समाप्त होती है 1 अगस्त 2019 को। 1 अगस्त 2019 को क्या होता है? धारा 370 हटा दी गई है। धारा 370 किस विशेष राज्य का दर्जा किस राज्य को दिया गया था? तो ये दिया गया था जम्मू कश्मीर को। किसे दिया गया था? जम्मू कश्मीर राज्य को क्या दिया गया था? विशेष दर्जा दिया गया था। कब? जब पाकिस्तानी इसमें घुस आते हैं और घुसपैठिए आने के बाद में जब वहाँ के राजा होते हैं हरि सिंह डोगरा, वो किससे सहायता मांगते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू से सहायता मांगते हैं। और वो क्या करते हैं? फिर परमिशन देते हैं, अपनी सेना यहाँ से भेजते हैं। पर वो क्या करते हैं? भारत के साथ जम्मू कश्मीर को मिलाने की बात करते हैं। तो 370 धारा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर मिला लिया जाता है, जिसको अभी हाल ही में 1 अगस्त 2019 को इस धारा से विशेष दर्जे से मुक्ति दी गई है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है और अब भारत का यह अभिन्न अंग बन चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? तो इसके राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। कौन थे? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक थे इसके राज्यपाल। जब धारा 370 हटी थी तो इसके राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक। तीसरा क्वेश्चन है, जीएसटी की निर्धारित की गई दरें क्या हैं? कितने प्रतिशत के अकॉर्डिंग आपको जीएसटी देना होगा? तो 5%, 12%, 28% और 18%। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा? आपको जीएसटी दर के अकॉर्डिंग पैसे का भुगतान करना होगा। तो जीएसटी की निर्धारित की गई दरें कितनी है? 5%, 12%, 28% और 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना को WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित कब किया गया? कोरोना कब आया था भारत में और कहाँ से आता है? तो ये आता है वुहान शहर से। वुहान से आता है। वुहान शहर कहाँ का है? तो चीन का शहर है। भारत में आ जाता है मार्च महीने के अंतर्गत, ये आ जाता है भारत के अंदर। WHO द्वारा क्या किया गया है? वैश्विक महामारी। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1948 में। और ये वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा गया है। WHO की स्थापना कब होती है? 1948 में। WHO द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया है? तो इसको घोषित किया गया है 11 मार्च को। 11 मार्च 2020 को। 11 मार्च 2020 को क्या किया गया? कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव आपसे पूछा गया है। तो पहला गांव कौन सा आ जाता है यहाँ? पहला गांव आ जाता है जम्मू कश्मीर का गांव है ये, जम्मू कश्मीर का। और इस गांव का नाम क्या है? तो इस गांव का नाम आ जाता है वेयान। क्या नाम है इस गांव का? वेयान। तो 100% टीकाकरण, और टीकाकरण किसका होता है यहाँ? तो कोरोना का। किसका होता है? कोरोना का। तो कोरोना का 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला गांव अगर आपसे पूछा जाए तो वो आ जाएगा जम्मू कश्मीर का ग्राम वेयान। सेकंड क्वेश्चन है, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य आपसे पूछा गया है और यह भी टीकाकरण किसका होता है? तो कोरोना का होता है। कोरोना का। तो कोरोना का 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला आपसे राज्य यहां पूछा गया है, तो ये आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश राज्य आ जाएगा। जानवरों के लिए कोरोना का टीका इस देश ने विकसित किया है, तो ये करता है रशिया।
कौन करता है? रूस के द्वारा क्या किया? जानवरों को भी टीका लगाया है, किसका? कोरोना काल के दौरान कोरोना का। नेक्स्ट है पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई, यानी कि पहली भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलाई गई? तो ये चलाई जाती है विशाखापट्टनम से, विशाखापट्टनम से कहाँ चलती है? नागपुर महाराष्ट्र तक। कहाँ चलती है? नागपुर जिला जो कि महाराष्ट्र का जिला है, विशाखापट्टनम से कहाँ तक चलती है? नागपुर तक चलती है। किस काल में चलाई गई है? तो कोरोना के काल में चलाई गई है पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन नमस्ते क्यों चलाया गया? ऑपरेशन नमस्ते चलाने का मेन कारण क्या था? किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया है भारतीय सेनाओं के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? नमस्ते, यानी कि यहाँ पूर्णतः स्वदेशी अपना लिया गया था, विदेशी का बहिष्कार करके। कह सकते हैं पहले हलो किया जाता था, अब क्या किया जाता है? कोरोना काल के दौरान चलाया गया ऑपरेशन नमस्ते, हाथ जोड़ के नमस्ते करना, यानी कि खुद को कोरोना संक्रमण से बचाना, कोरोना संक्रमण से बचाना, संक्रमण से बचाना। तो खुद को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन नमस्ते, जिसमें आपको अगर कोई भी व्यक्ति नजर आ जाता है तो आप हाथ मत मिलाइए और उससे नमस्ते कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत मिशन की थीम क्या थी? वंदे भारत मिशन की थीम आपसे पूछी गई है, तो इसमें क्या होता है? ये भी भारतीय सेना के द्वारा चलाई गई है, भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है विदेशों में फंसे, इसके अंतर्गत क्या होता है? विदेशों में जो भारतीय फंस चुके थे कोरोना काल के समय में, यानी कि कोरोना काल के समय में जो भारतीय व्यक्ति थे वो कहाँ? विदेशों में फंस गए थे। कितने थे? लगभग 14,800। कितने थे? 14,800 व्यक्तियों को सेफली अपने घर तक पहुंचाने के लिए इन्होंने ये मिशन चलाया था। फ्लाइट के दौरान इनको लेके आना जाना, उड़ान भरना, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? वंदे भारत मिशन की थीम के अंतर्गत आती है, जिसमें जो भारतीय लोग विदेशों में रह गए थे कोरोना काल के समय में, तो उनको वापस घर लाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ये चलाई गई योजना क्या थी? वंदे भारत मिशन थी। आगे बढ़े। नेक्स्ट है सोनू सूद के द्वारा जारी किया गया ऐप कौन सा है? ये भी कोरोना काल के समय ही जारी किया गया ऐप है, तो इनका ऐप था रोजगार प्रवासी। क्या नाम था उसका? रोजगार प्रवासी। रोजगार प्रवासी ऐप इन्होंने चलाया था सोनू सूद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन नारकोस किससे संबंधित है? ऑपरेशन नारकोस, यहाँ आपको नारकोस देखते से ही समझ में आ जाना चाहिए कि नारकोटिक्स से रिलेटेड बातें यहाँ हो रही हैं। तो किसके द्वारा चलाया जाता है? आरपीएफ के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा, रेलवे पुलिस के द्वारा चलाई गई ये योजना या ऑपरेशन आप कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थों की जो तस्करी होती है उनको रोकने के लिए, नशीले पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए क्या किया जाता है? ये अभियान चलाया जाता है। तो नार्कोस से संबंधित आप समझ सकते हो, नशीले पदार्थ की यहाँ बात हो रही है, तो नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा क्या चलाया गया है? ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है? ऑपरेशन देवी शक्ति ये किसके द्वारा चलाया जाता है? प्रथम अगर बात करें तो ये चलाया जाता है विदेश मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा। आपसे एग्जाम में सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है या कौन सा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जाता है ऑपरेशन देवी शक्ति। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत जो व्यक्ति भारत के व्यक्ति
कहाँ फंसे हुए थे? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में क्या होता है, तालिबानियों का जो वहाँ पे राज हो जाता है। तो उन्हीं के दौरान में क्या, जब भारतीय अफगानिस्तान में फंसे होते हैं उनको वापस भारत लाने का कार्य कौन करता है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति के द्वारा किया जाता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो मैंने अभी तक बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन परिवर्तित सरकार से संबंधित है। ऑपरेशन परिवर्तित, इन्होंने कुछ चीजें परिवर्तन करी है, इससे संबंधित आप देख सकते हैं। तो इसे चलाया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको चलाया जाता है। किसके लिए चलाया जाता है, ये क्या करते हैं? तो ये भांग की खेती को प्रतिबंधित करते हैं। भांग की खेती को प्रतिबंधित करते हैं। प्रतिबंधित करते हैं, क्या करते हैं? ये भांग की खेती को बंद कर देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा क्या किया गया है? कौन सी खेती को अभी परमिशन दे दी गई है? भांग की खेती वहाँ आसानी से की जा सकती है, या फिर किसी और की, यानी गांजे की, भांग की, या कोई भी नशीला पदार्थ आपसे पूछ सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा कौन सी खेती को पूर्ण रूप से गैर कानूनी नहीं माना गया है, आप कानूनी रूप से उसको बो सकते हैं। तो अभी हाल ही में परमिशन दी गई है। और ऐसे ही अटपटे आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वाला वीडियो जो लेके आऊंगी उसमें उसका आंसर आपको बताऊंगी। उदार शक्ति अभ्यास 2022 से संयुक्त सैन्य अभ्यास की इन दो देशों के मध्य हुआ है। उदार शक्ति अभ्यास, तो उदार शक्ति अभ्यास इसका नाम है। किन किन दो देशों के मध्य होता है? तो पहला आ जाता है मलेशिया, मलेशिया, और दूसरा देश कौन सा आ जाता है? तो दूसरा आ जाता है भारत। तो भारत और मलेशिया के मध्य क्या होता है? उदार शक्ति युद्ध अभ्यास 2022 होता है। 13वां वज्र प्रहार 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास इन दो देशों के मध्य होता है। वज्र प्रहार का अगर आपसे पूछा जाए कि वज्र प्रहार 2022 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो ये होता है भारत और अमेरिका। किन किन के मध्य होता है? भारत और अमेरिका के मध्य में ये होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है 18वां युद्ध। 18वां युद्ध अभ्यास 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? ये अभी तक का 18वां युद्ध है 2022 का, यानी कि इससे पहले 18 युद्ध अभ्यास हो चुके हैं। ये कौन सा देश आ जाता है? तो ये भी आ जाता है भारत और अमेरिका। कौन आता है? भारत और अमेरिका के मध्य हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। भारत फ्रांस के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो कौन सा होता है? भारत फ्रांस के मध्य। यहाँ मैंने सब टाइप के क्वेश्चन शामिल किए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को समझने के लिए। यहाँ मैंने युद्ध अभ्यास का नाम दे दिया था और आपसे देश पूछ लिए थे। यहाँ पे मैंने वो युद्ध अभ्यास का नाम दिया है और आपसे देश को आपको कमेंट में लिखना है। तो भारत फ्रांस के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम आपसे पूछा गया है, तो कौन सा होता है? शक्ति VI 2021। कौन सा होता है? शक्ति V1 कह सकते हो आप, या VI इसको बोल सकते हो, जैसे भी आपको याद हो। 2021। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो कौन सा होता है? मित्र शक्ति। श्रीलंका का नाम आते से ही याद रख लीजिएगा, मित्रता की बात हो रही है। मित्र शक्ति ये 8वें संस्करण के अंतर्गत होता है। 8वां संस्करण के अंतर्गत होता है। तो क्या है इसमें? मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है ये कब होता है? 2021 के अंतर्गत। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाकोट एयर स्ट्राइक कब की गई थी? और शायद ही इसी एयर स्ट्राइक को कोई भूल पाया होगा, आप सभी को अच्छे से भली भांति पता होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में। बालाकोट एयर स्ट्राइक कब की गई थी? तो ये होती है 26 फरवरी को। कब होती है? 26 फरवरी 2019 के अंतर्गत होती है। क्या होता है? बालाकोट एयर स्ट्राइक। सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में सर्वप्रथम स्थान पर कौन रहा है? सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में सर्वप्रथम स्थान पर कौन रहता है? सर्वेक्षण नहीं, स्वच्छता सर्वेक्षण में।
स्वच्छ भारत बोल सकते हैं या स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में सर्वप्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो सर्वप्रथम स्थान पर रहता है इंदौर शहर। आपसे पूछा गया है, सर्वप्रथम आ जाता है इंदौर। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ आ जाता है सूरत, और तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आ जाता है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा। तो 3 शहर इसमें सर्वप्रथम, सेकेंड और द्वितीय तृतीय स्थान रखते हैं। तो प्रथम नंबर पे आ जाता है इंदौर, द्वितीय पे आता है सूरत और तीसरे पे आता है विजयवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? 2021 में रिपोर्ट 2021 की, और यहाँ बात होती है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 की। तो राज्य के स्वास्थ्य सूचकांक के अंतर्गत प्रथम नंबर पे कौन रहता है? उत्तर प्रदेश। और द्वितीय स्थान पे कौन आता है? तो आता है मेघालय। तो प्रथम स्थान पर कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट है, तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कुल कितने तेंदुए बचे हैं? आपसे तेंदुए पूछे गए हैं, कुल कितने तेंदुए बचते हैं? तो यहाँ बचते हैं 12,852। कितने हैं? 12,852। टोटल राज्य में कितने तेंदुए हैं? तो तेंदुए हैं 12,852। ये पूरे भारत के सभी तेंदुए मिलके इतने ही होते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है और सर्वाधिक बाघ कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? तो बाघ कितने बचे हैं भारत में? 2967। 2967 कितने बाघ बचे हैं? 2967। अगर बात करूं मैं सर्वाधिक बाघ कौन से राज्य के अंतर्गत हैं, तो सर्वाधिक बाघ आ जाते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। उसके बाद आ जाता है कर्नाटक, और उसके बाद की अगर बात करूं तो आ जाता है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य आ जाता है? उत्तराखंड। कौन सा आ जाता है? उत्तराखंड। तो सबसे अधिक बाघ कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के अंतर्गत हैं। और कितने हैं मध्य प्रदेश में? 526। और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि बाघ रिपोर्ट के अनुसार बाघ सर्वाधिक कौन से राज्य के अंतर्गत पूछा जाए तो आपको ये आंसर बताना है। और मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघों की संख्या है, ये वाला क्वेश्चन आपके SSGD के एग्जाम में आ चुका है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करोगे। 526। नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई है? नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी इसकी 2014 के अंतर्गत। 2014 10 जुलाई 2014 के अंतर्गत नमामि गंगे में क्या था? तो प्रदूषण रहित गंगा को बनाना। और अगर मैं आपसे पूछा जाऊं कि इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब बहुत सारे इसका उद्देश्य अलग अलग वे से निकालते हैं, पर इसका उद्देश्य मात्र इतना था कि कम से कम प्रत्येक एक परिवार में से एक व्यक्ति का अकाउंट ओपन हो जाए। तो वही इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसका लाभ कितने लोगों ने लिया था? 33.38 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया था। यानी कि इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत उन्होंने अकाउंट ओपन करवाए थे। और इसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है तो क्या था? प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति का क्या हो? अकाउंट ओपन हो। एक व्यक्ति का अकाउंट ओपन हो। इसके तहत क्या किया गया था? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आपसे अकाउंट ओपन करवाए गए थे। नेक्स्ट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये संसद नहीं है, सांसद है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब से की गई थी? कब की जाती है? जयप्रकाश नारायण
कौन थे ये, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पे शुरू किया जाता है, उनके बर्थडे पे शुरू किया जाता है। क्या होता है, सांसद के द्वारा, कि प्रत्येक सांसद को ये कहा जाता है कि आप आपके कार्यकाल के दौरान प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में कम से कम 4 गांव को आप गोद लोगे, और गोद लेने के बाद क्या होगा, उसको आदर्श ग्राम बनाने की आप कोशिश करोगे। तो पूरे कार्यकाल यानी कि जो आपका 5 साल का जो कार्यकाल है उसके अंतर्गत आपको कम से कम 8 गांव आपको गोद लेने होंगे। तो प्रत्येक सांसद को 8 ग्राम गोद लेना होगा, और उसको क्या करना होगा, 8 ग्राम को, 8 ग्राम गांव मतलब 8 गांव को क्या होगा, गोद लेना होगा, गोद लेना होगा। और उसके बाद क्या करना होगा, उनको आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। जैसे कि स्मार्ट सिटी बनाई जाती है उसी प्रकार क्या किया जाएगा कि आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। आदर्श ग्राम का तात्पर्य है कि उस गांव के अंदर सारी सुख सुविधा हो, जैसे शौचालय हो, आंगनवाड़ी, चिकित्सा, विद्यालय, उनसे संबंधित सारी की सारी चीज़ों की वहाँ पे आपको व्यवस्था मिले, उसी को क्या कहा जाएगा, आदर्श ग्राम कहा जाएगा। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो इसकी शुरुआत होती है 2014 के अंतर्गत। कब होती है, 2014 के अंतर्गत होती है, और अक्टूबर माह के अंतर्गत इसकी शुरुआत की जाती है जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य आपसे पूछा गया है, तो इसका लक्ष्य है लिंगानुपात में वृद्धि। क्या है, लिंगानुपात में वृद्धि करना। तो लिंगानुपात में वृद्धि करने के लिए क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या होता है, आपको पता है केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत बेटी को भ्रूण में ही, यानी कि भ्रूण हत्या जो होती है उसके अंदर गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है। तो उन सारी चीज़ों से बचाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत क्या होता है, लिंगानुपात में वृद्धि करना ही इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना की शुरुआत किस सरकार के द्वारा की गई है। योजना कौन सी योजना है, यहाँ उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत किस सरकार के द्वारा की गई है, तो कौन सी सरकार के द्वारा शुरुआत होती है, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, उजाला से संबंधित आप समझ सकते हैं उजाला किसकी बात हो रही है, यानी कि एलईडी बल्ब प्रोवाइड कराने की यहाँ बात हो रही है। तो एलईडी बल्ब सभी को वितरित किया जाए तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, उजाला योजना के अंतर्गत। ये उज्ज्वला योजना नहीं है, उज्ज्वला योजना गैस की टंकी से रिलेटेड है, और यहाँ उजाला योजना आपसे पूछा गया है तो आप एलईडी से संबंधित इसको पढ़ेंगे। अटल पेंशन योजना की थीम क्या है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत क्या होता है, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य है, 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य है, तो क्या होगा, अटल पेंशन योजना के तहत आप अपने अकाउंट में एक अटल पेंशन योजना को ऐड करवाएंगे। उसके अंतर्गत क्या होगा, अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो आप अपनी जमा राशि उसके अंतर्गत कन्वर्ट करवाएंगे, जमा करवाएंगे। और जैसे सेवानिवृत्ति की डेट होती है, उसी प्रकार जब आप वृद्ध हो जाओगे या पेंशन के लायक हो जाओगे, तब क्या होगा, आपको आप ही के पैसे के द्वारा क्या किया जाएगा, पेंशन वितरित की जाएगी। तो आपके पैसे इकट्ठे करना 18 से 40 वर्ष के दौरान, फिर जब आपकी उम्र ज़्यादा होगी तो वही पैसे आपको पेंशन के रूप में वापस दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट है अभ्युदय कार्यक्रम, किसान कल्याण मिशन, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, या प्रमुख योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लिखा हुआ नहीं आता तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते कि कौन से राज्य से ये संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। कहाँ की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की ये योजना है अभ्युदय कार्यक्रम। अभ्युदय कार्यक्रम में क्या होता है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, हम तो यूट्यूब पे फ्री में ही पढ़ाते हैं और आप फ्री में पढ़ते हो, पर बहुत सारे क्या करते हैं, ऑफलाइन बैचेस वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था करना, ये किसके अंतर्गत आ जाता है, अभ्युदय कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। और लाखों विद्यार्थी इसके क्या है, लाभार्थी बने हैं। तो
तो ये कहाँ चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अच्छी योजना ये चलाई जा रही है। किसान कल्याण मिशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत क्या होता है? किसान की आय को 2 गुना करने का कार्य इसके अंतर्गत आ जाता है। बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत यह होता है कि 0 से 18 वर्ष का कोई भी जो व्यक्तित्व हो या कोई भी बच्चा हो वो क्या करे? बाल श्रम के अंतर्गत ना जाए और उसको पढ़ाई करने का मौका दिया जाए, रोजगार के अंतर्गत ना भेजें। तो बाल श्रम के अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत अगर आपकी उम्र 0 से 18 वर्ष है तो आपसे कोई भी काम नहीं करवा सकता है। वहाँ आपका पढ़ाई की उम्र होगी, रोजगार की उम्र नहीं होगी। 18 के बाद तो होती है पर 18 से पहले नहीं। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत क्या होता है? जल जीवन हरियाली अभियान ये पर्यावरण विभाग के द्वारा योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? पर्यावरण बचाने से संबंधित बातें आती हैं, यानी कि पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। तो जल जीवन हरियाली अभियान इनसे संबंधित है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत क्या होता है? अगर आप वृद्ध हैं तो आपको 400 रुपीज पर मंथ आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया गया है? वृद्धजन पेंशन योजना चलाई गई है और ये चलाता है बिहार सरकार के द्वारा, जो कि बिहार की अभी जनवरी में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है पुलिस की, जो कि आपको सबको पता है। मेरा इसके ऊपर वीडियो आ चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आइकॉन दे दूंगी, जिस पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो बिहार पुलिस से संबंधित सारी जानकारी आपको उसके अंतर्गत मिल जाएगी। नेक्स्ट है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बन चुका है? और ये अपने लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात कह सकते हो आप कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत को गिना जाना कोई छोटी बात नहीं है। सर्वप्रथम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा अमेरिका। अमेरिका के बाद की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है चीन, चाइना, ये भी किसी से पीछे नहीं है, छोटी आंखों वाले चाइना वाले। और तीसरे नंबर पे आ जाता है जापान। चौथे नंबर पर आ जाता है जर्मनी। जर्मनी तो आपने सभी ने सुना ही होगा, कौन सी मूवी का डायलॉग है ये, आप मुझे बताइएगा जरूर। तो अमेरिका के बाद आता है चीन, चीन के बाद आता है जापान, जापान के बाद आता है जर्मनी, और इसके बाद किसका नाम आता था? ब्रिटेन का, जो कि अब इसको पछाड़ के किसका नाम आने लगा है? भारत का नाम यहाँ आने लगा है। तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन चुका है? भारत बन चुका है। जिस ब्रिटेन ने 200 साल तक यहाँ राज किया था, उसी को पछाड़ के 5वें नंबर पर आना कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। तो दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे कौन आता है? भारत। और वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत प्रथम नंबर पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सव सऊदी। उत्सव सऊदी, ये सऊदी अरब वाला नहीं है, उत्सव सऊदी। ये उत्सव सऊदी जमा योजना, इस योजना का नाम है उत्सव सऊदी जमा योजना। किस बैंक के द्वारा चलाई जा रही है? उत्सव सऊदी योजना ये SBI बैंक के द्वारा चलाई जा रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश 2023 तक सर्वाधिक जनसंख्या वालों में से एक होगा? और इसका आंसर आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ वालों ने भी अब ये बात बोल दी है कि उनके अनुसार क्या है, 2023 के अंतर्गत क्या होगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका होगा या उनमें से एक होगा। तो कौन आ जाएगा? जाहिर सी बात है चाइना को पछाड़ के भारत जरूर ही आगे निकलेगा, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। क्योंकि चाइना में क्या कर दिया गया था, एक ही बच्चा हो और उसके बाद में रोक लगा दी गई थी, ये कानून भारत में नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि वहाँ पे रोक लगा दी गई थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जुर्माने वगैरह लगते हैं, कानून वगैरह बहुत सख्त है वहाँ का, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, भारत की जनसंख्या चीन को पछाड़ के आगे बढ़ेगी या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तेल आपूर्तिकर्ता देश आपसे पूछा गया है, तो इसमें कौन आ जाता है? तो इसमें आता है प्रथम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो प्रथम आता है रूस। प्रथम कौन आता है? रूस। और दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो आ जाता है इराक। तो इसका आंसर क्या होगा? इराक।
आपके यहाँ सीधे तौर पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश पूछा गया है तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा इराक। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है तो वो रशिया आ जाएगा, जो कि भारत का सबसे अच्छा मित्र भी है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदारी देश कौन सा बना है? और व्यापारी से संबंधित बात आते सही आपके सीधे सीधे से आंसर में क्या आएगा? आप लगाओगे चाइना। क्या लगाओगे? चाइना। चीन आ जाएगा, इंग्लैंड आ जाएगा, मलेशिया आ जाएगा और अमेरिका आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या लगेगा? अगर आपको पता नहीं है अभी तक इसका आंसर तो आप वीडियो को रोक के इसका आंसर जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा ही आंसर क्या आएगा? चीन। क्योंकि चीन आना स्वाभाविक है। आप जब मॉर्निंग में उठते हो वहां से लेकर नाइट में सोने तक जो भी वस्तुएं आप यूज करते हो अधिकतर आपको चाइना ही देखने को मिलेगा। तो स्वाभाविक है भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदारी अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा आयात निर्यात कहाँ होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ होता है, तो आपको चाइना का ही नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। पर चाइना इसका आंसर गलत है, क्योंकि इसका आंसर अमेरिका है। और इसका आंसर कभी भी आप अमेरिका नहीं सोच सकते, क्योंकि अमेरिका की कोई भी वस्तु खरीदना मतलब आप समझते हो कि बहुत महंगी होगी, और चाइना की वस्तु सरल होगी या सस्ती होगी। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारी देश आप कौन सा लगा के आ जाओगे? चाइना। और जैसे ही आप चाइना लगाते हो और आपके क्या हो गए? 1/2 गए आंसर गलत, यानी कि आपका सिलेक्शन होने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका, न कि चाइना। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा व्यापार किसके साथ हुआ है अभी हाल ही में, तो अमेरिका के साथ में, न कि चाइना के साथ में। नेक्सो कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नेक्सो कार्ड कौन जारी करता है? नेक्सो के द्वारा किया जाता है, नेक्सो के द्वारा। और ये क्या है? क्रिप्टो कार्ड है। क्या है? क्रिप्टो कार्ड है। क्या है? क्रिप्टो कार्ड है। नेक्सो के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? क्रिप्टो कार्ड। नेक्स्ट है, कौन से बैंक को एशियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, इसको सम्मानित किया गया है? तो कौन से बैंक को? तो आप क्वेश्चन देखते से ही इसका आंसर आराम से लगाओगे, क्योंकि अगर आपको पता है तो लॉजिकली अगर आप याद करोगे एशियन बैंक, तो इसी से आपका आंसर बनेगा एक्सिस बैंक। क्या बनेगा? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक। तो कौन से बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बैंक के द्वारा लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत की गई है। तो कौन सी बैंक के द्वारा किया जाता है? HDFC के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? HDFC बैंक के द्वारा क्या किया जाता है? लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर कौन सा देश आता है? और इसमें भी बहुत प्राउड की बात है कि अरबपति विश्व में स्थान रखता है भारत तीसरे नंबर पे। भारत तीसरे नंबर पे अरबपतियों की लिस्ट में शामिल होता है। क्लियर? आगे बढ़े। कौन सा देश भारत के यूपीआई कौन सा देश भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन चुका है? यानी कि बार कोड स्कैनर से जो आप पेमेंट करते हो वो पेमेंट आप आसानी से कहाँ कर पाओगे? नेपाल के अंतर्गत, क्योंकि नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो भारत की यूपीआई प्रणाली को अपना चुका है। और एकमात्र देश ये ऐसा है जहाँ पे आपको जाने के लिए वीजा या पासपोर्ट किसी की भी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। एक नॉर्मली आईडी के द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी चेक की जाती है और उसके बाद आप आसानी से कहाँ घूम के आ सकते हो? नेपाल आप घूम के आ सकते हो। और किस किस का मन है नेपाल के पशुपतिनाथ का दर्शन करने का? आप मुझे जरूर बताइएगा। और कौन कौन जाके आ चुका है नेपाल, ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में 10वां स्थान किसको मिला है? बीमा ब्रांड का यहाँ पूछा गया है। विश्व स्तर में 10वें नंबर पे आना छोटी बात नहीं है। किसका नाम आता है यहाँ नाम आता है LIC का। LIC का क्या एक डायलॉग है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो किसके अंतर्गत आ जाता है ये? LIC विश्व स्तर में 10वें स्थान पे आ जाता है। HDFC बैंक ने अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है। और दूसरा संस्करण क्या है? मुंह बंद रखो। क्या है? मुंह बंद रखो। इसके संस्करण का इसने नाम दिया है मुंह बंद रखो। मुंह बंद रखो। तो अब आप अच्छे से याद रखोगे, जब भी HDFC बैंक में जाओगे मुंह बंद रखना, ठीक है।
भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी से चुना गया है, उत्कृष्ट कंपनी से चुना गया है, यह आपसे पूछा गया है, तो किसने चुना है? एशियन मनी के द्वारा, एशियन मनी के द्वारा। और किसको चुना गया है? HDFC बैंक, या आप फंड इसको बोल सकते हो। HDFC को चुना गया है, एशियन मनी के द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्रीन बोर्ड नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नगर निगम कौन सा है? ये गाजियाबाद का, गाजियाबाद। एक मूवी आई थी ना, ये है जिला गाजियाबाद, मूवी है शायद, हाँ। तो भारत का पहला ग्रीन बोर्ड नगर निगम गाजियाबाद के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया है? और ये किस किस का ड्रीम है कि यहाँ मेरा भी अकाउंट ओपन हो शौर्य सैलरी अकाउंट के नाम से। तो आप सभी का SSC GD में जब सिलेक्शन हो जाए तो आप भी ऐसा अकाउंट जरूर ओपन करवाइएगा। तो कौन करवाता है? बंधन बैंक, बंधन बैंक करवाता है सशस्त्र बलों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट ओपन करता है बंधन बैंक। देश ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्किटेक्ट भेड़िया, जिसका नाम दिया है इन्होंने माया, बना लिया गया है। और ऐसे अतरंगे अटपटे से काम कौन सा देश करता है? कीड़े मकोड़े खाने वाला देश कौन सा देश है? चाइना, चीन, जिसकी वजह से क्या है, पूरी दुनिया को इन्होंने एक बार तो हिला दिया था, किससे? कोरोना से संक्रमित करके। तो देश ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्किटेक्ट भेड़िया, जिसका नाम दिया है माया, बना दिया है। मतलब कृत्रिम सूरज भी है बना चुका है, जिसमें क्या दिनों रात आप काम कर सकते हो। तो अब आर्किटेक्ट भेड़िया बनाना इनके लिए कौन सा बड़ा काम है? तो सूर्य अगर बना चुके हैं तो ऐसी चीजें तो स्वाभाविक है ये बना सकते हैं। तो ये ऐसी हरकतें कौन कर सकता है? सिर्फ चाइना ही कर सकता है। पिनाका एक्सट्रेट रॉकेट का पोखरण में सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये करता है DRDO। कौन करता है? DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? इसका संबंध था नील की खेती से, नील की खेती से चंपारण का संबंध। चंपारण कहाँ पे है? तो ये आ जाता है बिहार के अंतर्गत। सुशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सुशासन आंदोलन के प्रवर्तक आपसे पूछे गए हैं, तो कौन आ जाएगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा क्या किया जाता है? सुशासन आंदोलन की शुरुआत की जाती है, इसके प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। पाणिनि के द्वारा क्या किया जाता है? इसकी रचना की जाती है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि आपसे पूछी गई है, तो अवधि कितने टाइम की होती है? तो ये होती है 6 माह की, यानी कि 6 मंथ के अंतर्गत इनकी अवधि होती है अध्यादेश जारी करने के लिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कट चुका है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत आवश्यक है सांसदों के द्वारा क्या किया जाता है? अनुमोदन किया जाता है। सांसदों के द्वारा क्या किया जाता है? अनुमोदन किया जाता है। सांसदों के द्वारा अनुमोदन किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन स्थिति लगा दी जाती है। तो ये पूरी सलाह किसके द्वारा ली जाती है? सांसदों के द्वारा। ये अगर परमिशन देते हैं, अनुमोदन करते हैं, तो फिर ही क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी आपातकाल की स्थिति घोषणा कर देते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अतिरिक्त केंद्र में कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? सिर्फ 2 होते हैं। कोयला अर्थशास्त्र की भाषा में माना गया है। कोयले को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक की भाषा में क्या कहा जाता है? उपभोक्ता मांग। उपभोक्ता मांग, या फिर माल भी इसको कह सकते हैं। तो उपभोक्ता मांग इसको कहा जाता है। किस राज्य में सबसे बड़ा नीवल क्षेत्र तालाब से संचित होता है? तालाब से संचित किया जाता है अधिकतर मात्रा में, खेत वगैरह, नीवल क्षेत्र वगैरह। तो किस राज्य के अंतर्गत आता है? ये आ जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अंतर्गत आ जाता है।
क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आर्थिक अपक्षय के सिद्धांत के प्रवर्तक आपसे पूछे गए हैं, तो आर्थिक की बात आते से आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित होता है, तो ये होता है मुंबई के अंदर। कहाँ होता है, मुंबई के अंदर क्या होता है, इसका प्रथम अधिवेशन होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपसे पूछा गया है, तो ये आ जाएगा उत्तराखंड के अंतर्गत। कहाँ आ जाएगा, उत्तराखंड के अंतर्गत ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के 1/3 सदस्य के निवृत्त होने की अवधि क्या होती है, तो इसकी अवधि आपसे पूछी गई है, तो प्रति 2 वर्ष के अंतर्गत क्या होता है, प्रति 2 वर्ष के अंतर्गत क्या होती है, सेवानिवृत्ति होती है। राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति प्रति 2 वर्ष के अंतर्गत होती है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं पूछा है, राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो वो 6 वर्ष का होगा, परंतु लोकसभा का कितना होगा, लोकसभा का तो ये हो जाएगा 5 वर्ष का। इस वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य की यहाँ बात हो रही है सेवानिवृत्ति की, तो 2 वर्ष के अंतर्गत होती है, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा तो कभी भंग नहीं हो सकती, पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है जो क्या होता है, 6 वर्ष का होता है। करीबा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है जिम्बाब्वे पे। जिम्बाब्वे नदी के ऊपर ये बांध बना हुआ, जिसको क्या कहा जाता है, करीबा बांध इसको कहा जाता है। सूडो जल डमरू मध्य किनके बीच में है, तो ये किसके मध्य है, जावा और दूसरा कौन है, सुमात्रा। जावा और सुमात्रा के मध्य में ये क्या है, स्थित है। टेग वन में कौन से वृक्ष होते हैं, टेग वन में कौन से वृक्ष होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो टेग वन में कौन से वृक्ष आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं अल्पाइन वृक्ष। अल्पाइन वृक्ष कौन से आ जाते हैं, अल्पाइन वृक्ष। आप जाओ, उधर जाओ आप, अल्पाइन वृक्ष आ जाते हैं। 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सक्रिय पत्नी नहीं परत को, सक्रिय परत को क्या कहा जाता है, 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सक्रिय परत को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है जल डमरू मध्य। क्या कहा जाता है, जल डमरू मध्य उनको कहा जाता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान 3 जगह स्थित है, जो आपको अच्छे से पता है, मैं बता चुकी हूँ। और आपसे पूछा गया ये कहाँ पे है, तो कलपक्कम में है, कलपक्कम में स्थित है, कलपक्कम के अंतर्गत स्थित है। फुहार, ये पुहार है, फुहार नहीं है, पुहार नगर की नियुक्ति चोल शासक ने रखी थी। कौन सा चोल शासक था जिसके द्वारा इसकी नींव या नगर की स्थापना की जाती है, तो कौन करता है, राजेंद्र चोल। कौन करता है, राजेंद्र चोल के द्वारा क्या किया जाता है, पुहार नगर की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, कौन से संशोधन के अंतर्गत, तो 70वें के अंतर्गत। आगे बढ़े। नेक्स्ट है भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा दिया जाता है, तो कौन देता है, सेबी के द्वारा। किसके द्वारा होता है, सेबी के द्वारा दिया जाता है भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय। इसके अध्यक्ष कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। औपनिवेशक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस वर्ष के अधिनियम के अंतर्गत की गई है। औपनिवेशक भारत के बारे में आपसे पूछा गया है, और इसकी स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1935 ईस्वी अधिनियम के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था, तो इसके अंतर्गत जिला प्रशासन क्या था, तो ये एक था स्थायी रूप से, तो दौरान स्थायी मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थायी रूप से कौन था, तो जिला प्रशासन स्थायी रूप से था।
विक्रमांक देव, विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन थे? विक्रमांक देव चरित के लेखक आपसे पूछे गए हैं तो इसके लेखक कौन आ जाते हैं? तो इसके लेखक है विक्रमांक से वी से आप याद रख सकते हैं विल्हण। कौन है? विल्हण रहते हैं देवचरित के लेखक। नियोन कितने परमाणु वाली गैस है? तो नियोन सिर्फ एक परमाणु वाली गैस है। चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो ये स्थापित करता है मालवा के अंदर। कहाँ करता है? मालवा के अंतर्गत क्या करता है? चालुक्य ने अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन है? तो इसका प्रवर्तक माना जाता है श्रीगुप्त को। पर अगर गुप्त वंश का संस्थापक अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कौन होगा, वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है चालुक्यों ने, ये वाला तो मैं बता चुकी हूं, चालुक्य ने साम्राज्य कहाँ बसाया? तो मालवा तक था। और गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो श्रीगुप्त कौन था? श्रीगुप्त। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? तो गदर पार्टी के। किसके थे? गदर पार्टी के नेता थे। किसके नेता थे? गदर पार्टी के ये नेता थे। फर्स्टिडवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फर्स्टिडवाद का जन्मदाता आपसे पूछा गया है, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुसोलिनी को। किसको कहा जाता है? मुसोलिनी को। मुसोलिनी को क्या कहा जाता है? फर्स्टिडवाद का जन्मदाता इसको कहा जाता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू करी थी? और गांधी जी के द्वारा जितने भी यात्रा आंदोलन किए गए हैं वो सारे एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इन सबको अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू करी है? तो ये करते हैं गुजरात से शुरू, गुजरात के अहमदाबाद शहर से, अहमदाबाद से। तो अहमदाबाद से शुरुआत करते हैं दांडी यात्रा। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा जाता है? तो ये लड़ा जाता है 1540 में, यानी कि 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, उसके बाद में ही ये होता है, क्योंकि वापस 1576 में क्या हो जाता है? इसका द्वितीय युद्ध हो जाता है। तो 1540 के अंतर्गत क्या होता है? कन्नौज का युद्ध होता है। आपके SSCTD के एग्जाम में आया था कन्नौज का युद्ध किन किन के मध्य होता है और कौन भारत छोड़ के भाग जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। वी आकार की घाटी किस से बनती है? वी आकार की घाटी बनती है नदी से। किससे बनती है? नदी के द्वारा क्या होता है? वी आकार की घाटी बन जाती है। पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, केवल 4 लिखा हुआ है तो आंसर 5 दे देना। क्या है? तो पंचवर्षीय योजना केवल 5 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आभासी लगान। क्या कहा जाता है? आभासी लगान इसको कहा जाता है। आभासी लगान इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति की मैं बात करूं तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। भारत में सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा गया है, तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार क्या है? सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए, पुलिनो और बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? और बीच का नाम आते से ही आपको किसका नाम याद आएगा? कौन से बीच का, कौन से राज्य का आपको नाम याद आएगा? कौन सा राज्य अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए प्रसिद्ध है? गाना सुना है ना, गोवा वाले बीच पे, तो ये वही है गोवा वाला बीच। तो गोवा क्या है? अपने बीच, समुद्री तट या बीचों के लिए क्या है? पुलों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का तोता आपसे पूछा गया है, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो। तो अमीर तो वैसे भी खुश ही रहते हैं,
तो लॉजिकली है। तो अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो भारत का तोता इसे कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी गई है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और जिस कलर में लिखा हुआ है वही क्या होगी? सबसे लंबी नदी होगी। तो नील नदी क्या है? नील नदी क्या है? सबसे लंबी है। चौड़ी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो कौन आ जाएगी? अमेजन। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। भारत किसके व्यवसाय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो किसके व्यवसाय काल में होता है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में क्या होता है? भारत व्यवसायिक काल से स्वतंत्र हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादक है? तो सेब में। किसमें है? सेब में सर्वोच्च उत्पादक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ आपसे पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है गर्मी के समय, 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और गर्मी में ही क्या होता है? सबसे अधिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। तो जब गर्मी की शुरुआत होती है तो आप याद रखेंगे 7 अप्रैल से ही क्या किया जाता है? स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट प्रस्तुत कहाँ से हुआ था? यहाँ कौन सा देश करता है? तो यूएसए के द्वारा किया जाता है। यूएसए के द्वारा क्या किया जाता है? जीरो बेस बजट प्रस्तुत किया जाता है। किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक बनाए थे? तो कौन बनाता है? सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा क्या किया जाता है? एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक इन्होंने बनाए थे, सचिन तेंदुलकर के द्वारा। एड्स वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी? बहुत समय पहले हो चुकी थी इसकी पहचान। तो कब होती है इसकी पहचान? 1983 ईस्वी के अंतर्गत। तो एड्स के जो वायरस होते हैं उसकी पहचान कब की गई थी? 1983 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम राजभाषा कौन सी है? और जो पहला क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर रहा था कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदारी देश कौन सा है, तो उसमें आप चाइना लगा के आओगे। तो संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम भाषा अगर आपको इंग्लिश कहीं देखने को मिल गई तो सीधा आंसर होगा अंग्रेजी। तो इसका आंसर अंग्रेजी आपका गलत हो जाएगा। आप याद रखोगे अरबी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? अरबी लैंग्वेज को क्या किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम राजभाषा के रूप में इसको चुना गया है, अरबी लैंग्वेज को। मतलब इंग्लिश तो कंपलसरी है ही है, फिर उसके बाद में अरबी का नाम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में ऊन का, ये ऊन है, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपसे पूछा गया है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश में से एक है। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ है? गद्दीदार चोटी से आश्चर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? सैंडल पीक। क्या है? सैंडल पीक को ही क्या कहा जाता है? गद्दीदार चोटी इसको कहा जाता है। तो सैंडल पीक कहाँ पे आ जाता है? तो ये आ जाता है अंडमान निकोबार में। कहाँ आता है? अंडमान निकोबार के अंतर्गत, अंडमान निकोबार के अंतर्गत आ जाता है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? पाकिस्तान वाले ये अच्छे से जरूर देखें कि भारत का क्षेत्रफल जो है कि पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? 4 गुना। यानी कि पाकिस्तान के जैसे 4 देश मिल जाए तब एक भारत बनता है। तो भारत कितना बड़ा है? 4 देश बन जाए पाकिस्तान जैसे, तो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो भारत देश का है। ड्रोसेरा किस प्रकार का पादप है? तो किस प्रकार का पादप है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आ जाता है कीटाहारी। क्या है? कीटाहारी, यानी कि कीटों के ऊपर डिपेंड है, ये कीट को खा जाता है। ड्रोसेरा पादप है। क्या है? एक पादप है। तो क्या है? कीटाहारी है, कीट भक्षी है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले से स्थित है? ये झरिया क्या है? कोयले की किस्म है जो झारखंड के कौन से जिले में पाया जाता है? तो ये धनबाद के अंतर्गत पाया जाता है। धनबाद के अंतर्गत पाया
जाता है। ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आज का सेशन भी अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट सबसे प्रथम आपके पास आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।